स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चा लोग, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? नंबर ऑफ इमेजेस थ्रू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर अगर अलग अलग सिचुएशन में है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या कोई भी एंगल पे रखा जाता है, तो हमने तीन तरीके से नंबर ऑफ इमेजेस निकालना सीखा था। पहला कॉन्सेप्चुअल मेथड, दूसरा सर्कल कॉन्सेप्ट और तीसरा फॉर्मूला बेस्ड। अब हमने ये देखा था कि जो फॉर्मूला बेस्ड है मेथड, वो कुछ समय होके फेल हो सकता है जब n की वैल्यू 360 अपॉन थीटा की वैल्यू पॉइंट में आवे। अब बच्चा लोग, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, बाय हाउ मच डिग्री द रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड on rotating plane mirror by theta degree। हमें क्या कहा जा रहा है? हमें बच्चा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास सपोज करो कि एक ये प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल, बट मैं इसको लिख रहा हूं आई, बिकॉज हमको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर इस मिरर को मैं थीटा डिग्री से रोटेट कर दूं, सो इमेज कितना रोटेट होगी या रिफ्लेक्टेड लाइट कितना रोटेट होगी। बस लोग, आप तो ये 12th में पढ़ रहे हो, बट अगर आप आईसीएससी की 9th की बुक उठा के देखेंगे ना, सेम टॉपिक आपको वहां पे मिलेगा, सेम टू सेम। सो व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग, ये मिरर को हमने क्या कर दिया? थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया। बेटा आपको दिख रहा है क्लियरली सबको? ये ब्लू लाइट दिख रही है, ब्लू लाइन, यस और नो? यस। ओके, हमने थीटा डिग्री रोटेट कर दिया, तो बच्चा इट इज ऑब्वियस कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ये भी रोटेट होगी। कितना रोटेट होगी? देखो, सबसे पहले तो हम नॉर्मल को रोटेट करते हैं। ये अब नॉर्मल कुछ ऐसा हो जाएगा। अब बच्चा लोग जरा ध्यान से सुनो, अगर आप मिरर को थीटा डिग्री, नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर आप किसी सरफेस को, सपोज करो कि ये आपका सरफेस है, तो ये उसका नॉर्मल है। अगर आप सरफेस को रोटेट करोगे तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल भी उतना ही रोटेट होगा, यानी कि नॉर्मल भी कितना एंगल से रोटेट हो गया? थीटा डिग्री से। चलिए बढ़िया। अब यहां पे आप इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड ले लो। किस तरीके से? देखो, अब जो न्यू रिफ्लेक्टेड लाइट है वो समथिंग कुछ यहां पे जाएगी, ये इंसिडेंट लाइट आई एंड ये रिफ्लेक्टेड लाइट आई। सो आपको एक्चुअली ये एंगल ढूंढना है, ये वाला ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड एंड आफ्टरवर्ड्स जो बाद में रिफ्लेक्टेड रे आई, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। क्या करेंगे? पहले तो मुझे ये एंगल बताओ, ये जो न्यू नॉर्मल है और जो ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड है, इसके बीच का एंगल कितना होगा? बच्चा जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये पूरा कितना है? आई। ये कितना है? थीटा। सो क्या इसको हम आई माइनस थीटा बोल सकते हैं? यस और नो? ओके, मुझे यहां तक पहुंचना है। अब हमें एक चीज पता है कि जितना इंसिडेंट होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड होता है। इस समय इंसिडेंट कितना हो जाएगा? ये थीटा है, ये थीटा है एंड ये कुछ एंगल होगा। देखो, ये कितने एंगल से हमने रोटेट किया? थीटा से। सो जो ओरिजिनल इंसिडेंट थी वो भी थीटा से रोटेट हो गई। ये हमने एंगल किसके बीच में लिया है? ओरिजिनल इंसिडेंट एंड लेटर ऑन इंसिडेंट से। हमें एक्चुअली चाहिए न्यू इंसिडेंट एंगल, बिकॉज वही होगा हमारा न्यू रिफ्लेक्टेड एंगल। कैसे पता करेंगे? ओके, ये हमारा आई माइनस थीटा। बच्चा ये एंगल कितना होगा? एक काम करते हैं, चलिए ये पूरा एंगल देख लेते हैं। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पहले ये आई था और अभी थीटा आगे चला गया? पहले एंगल इंसिडेंट एंगल कितना था? आई। अब हमने उसको थीटा आगे ले लिया,
सो ये एंगल नॉर्मल से न्यू नॉर्मल से न्यू रिफ्लेक्टेड, न्यू नॉर्मल से न्यू रिफ्लेक्टेड, ये कितना हो गया I प्लस थीटा। समझ आ रहा है? पहले एंगल कितना था, इंसिडेंट I था, अब हमने उसको थीटा डिग्री आगे ले लिया, तो एक्चुअली इंसिडेंट कितना हो गया I प्लस थीटा। सो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड भी I प्लस थीटा हो जाएगा। हमें ढूंढना क्या है, बाय हाउ मच डिग्री द रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना आगे आई, मतलब ये वाला एंगल। अब हम क्या कर लेंगे, I प्लस थीटा माइनस I माइनस थीटा। देखो अब सब भूल जाओ, सिर्फ इतने को याद रखो, ये पूरा आ गया I प्लस थीटा और ये आ गया I माइनस, इतने में से इतने को निकाल दो तो क्या ये मुझे मिल जाएगा। सो न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं सॉरी, न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेस कितना हो जाएगा, I प्लस थीटा माइनस I माइनस थीटा, है कि नहीं। इतने पूरे में से इसको निकालना है मुझे। सो I प्लस थीटा माइनस I माइनस थीटा, I प्लस थीटा माइनस I प्लस थीटा, I कट, क्या आया 2 थीटा। यानी कि एक चीज आप डायरेक्टली यहां पे याद रखो कि अगर आप मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट करेंगे सो रिफ्लेक्टेड रे डबल एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हमको एक्चुअली ये शायद क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा जाए, हमें डायरेक्टली यही पूछा जाएगा, इसके रिलेटेड क्वेश्चन। हमको एक फिगर दे रखी है, कहा जा रहा है इस समय एंगल दिया हुआ ये 30, ये भी 30। हमको कहा जा रहा है कि हमें ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, इसको हॉरिजॉन्टल बनाना है। इस रे को हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल बनाना है। हॉरिजॉन्टल का मतलब या तो आप इसको ऐसे गिरा दो या तो आप इसको ऐसे गिरा दो। कोई चीज यूं पड़ी है उसको हॉरिजॉन्टल बनाना है तो उसको ऐसे कर दो या तो फिर ऐसे कर दो। अब अगर मुझे रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल करना है तो मिरर को कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। द क्वेश्चन इज फाइंड द डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ mirror to make reflected ray horizontal। चलिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सब लोग सोचो और अपने अपने बुक में लिखो। अब अच्छा लोग, इसको हॉरिजॉन्टल करने के 2 तरीके, एक क्लॉकवाइज। तो चलिए हम बात करते हैं पहले क्लॉकवाइज की। बच्चा क्लॉकवाइज ले जाने के लिए मुझे इसको कितने डिग्री से गिराना पड़ेगा। ये पूरा कितना होता है 90, हॉरिजॉन्टल और सरफेस के बीच में 90, ये 30 दे रखा है, मतलब ये कितना हो जाएगा 60। अब उसको 60 डिग्री से गिराना है, तो 60 डिग्री से उसको गिराना है, मतलब ये तो डबल एंगल होता है मिरर से। सो मिरर को कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा, 30 डिग्री से। समझ आ रहा है, 60 डिवाइड बाय 2 30 डिग्री। दूसरा तरीका एंटी क्लॉकवाइज। अब इस रे को एंटी क्लॉकवाइज यहां तक लेके आना है, यानी कितना डिग्री घुमाना पड़ेगा 30 30 एंड ये कितना होगा 60। सो 30 30 60 120। तो मिरर को कितना ले जाना पड़ेगा 120 डिवाइड बाय 2 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बच्चा आप मिरर को भी एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएंगे, गलती से भी क्लॉकवाइज 60 मत लिख देना, एंटी क्लॉकवाइज 60 एंड क्लॉकवाइज 30। सो दोनों ही आंसर राइट है। समझ आया बच्चा लोग। अच्छा अब अगर मान लीजिए कि एक मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है। आप जब पार्टी के लिए तैयार होते हैं सो कई बार आगे पीछे जाते हैं ना, कभी ऐसे देखते हैं ना। सो उसी के साथ साथ हमारी इमेज भी मूव करती है। आप पीछे जाएंगे सो इमेज भी पीछे जाएगी, आप ऊपर जाएंगे सो इमेज भी ऊपर जाएगी। आप ऊपर जाते हैं, स्टूल के ऊपर चल जाओ तो ऊपर चले जाओगे ना। सो अब एक्चुअली हमें ये देखना है कि बॉडी की वेलोसिटी के साथ साथ इमेज की वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आती है। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, वेलोसिटी
ऑफ इमेज इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। चलिए यहां पे हम एक प्लेन मिरर ले लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रख दिया जो कि कितने डिस्टेंस पे, सपोज x के डिस्टेंस पे। अब हमको पता है कि इसी x डिस्टेंस पे यहां पे क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी, यस और नो। बट फिलहाल मैं इसको x नहीं ले रहा हूं, फिलहाल मैं इसको y बोल देता हूं, ठीक है। ऑब्वियसली x इज इक्वल टू y, बिल्कुल सही है, दोनों डिस्टेंस सेम है। अब अगर सपोज करो कि ऑब्जेक्ट इधर चल के आ रहा है तो इमेज भी यहां चल के आएगी। दोनों डिस्टेंस सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो क्या मैं यहां पे माइनस लगा सकता हूं? दोनों डिस्टेंस सेम है, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना ही दूर इमेज। अब जब इसको मैं वेक्टर वाइज बोलूं, यानी कि बोल लो कि सपोज कुछ चला रहा है, ऑब्जेक्ट जब मिरर के नजदीक जा रहा है तो इमेज भी नजदीक आ रही है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ, डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण हम माइनस बोल सकते हैं। ओके, इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। dx by dy इज इक्वल टू माइनस dy by dt, सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। बच्चा ये था डिस्टेंस, dx by dt, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आई थिंक वेलोसिटी। सो ये हो गई वेलोसिटी किसकी, ऑब्जेक्ट की, ये हो गई वेलोसिटी किसकी, इमेज की, एंड माइनस। सो v नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू vi, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी। अब इसको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, ये मिरर के परपेंडिकुलर आ रहा है ना, सो इसको बुक में कभी कभार इस तरीके से भी दिया होता है, v नॉट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस vi परपेंडिकुलर। लेकिन कुछ कंडीशंस है यहाँ पे, कुछ क्राइटेरिया। क्या? सबसे पहली चीज बच्चा लोग, x और y जो डिस्टेंस है वो कहां से मेजर किए गए हैं? फ्रॉम मिरर, एम आई राइट? मिरर से मेजर किए गए ना, सो अगर उसके रिलेटेड जो वेलोसिटी आएगी वो भी मिरर के रिस्पेक्ट में होगी। सो यहाँ पे v नॉट और vi जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। फिजिक्स के अंदर हम लोग वेलोसिटी हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ढूंढते हैं, सो इसी को ग्राउंड के रिस्पेक्ट बताना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, VOM इज इक्वल टू माइनस VIM, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बच्चा मिरर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है ना, डिस्टेंस जिसके रिस्पेक्ट में होगा वेलोसिटी भी उसके रिस्पेक्ट में ही होगी। सो ये जो वेलोसिटी है ये मिरर के रिस्पेक्ट में। सो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, VOM ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर एंड इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यहां तक क्लियर? ओके, हमने 11th में पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, VO माइनस VM इज इक्वल टू VI माइनस VM। बोलो सही है? ओके, माइनस को अंदर डाल देते हैं, VO माइनस VM इज इक्वल टू माइनस VI प्लस VM। VM को वहां ले जाओ, VI को यहां ले आओ, सो VO प्लस VI इज इक्वल टू VM प्लस VM, कितना हो जाएगा? 2VM। 2 को नीचे ले आओ, सो VM इज इक्वल टू VO प्लस VI अपॉन 2 एंड दिस विल स्टैंड ऑलवेज ट्रू। ये क्या हमेशा सही होगी? नहीं, ये तभी सही होगा जब मिरर भी रेस्ट पे होगा। अगर मिरर भी चल रहा हो तो, अगर मिरर चल रहा है तो ये करना है, अगर मिरर रेस्ट पे है, बच्चा ये ना हमेशा काम आएगा। चलो मिरर को हम रेस्ट पे ले लेते हैं। इफ मिरर इज एट रेस्ट, इसका मतलब VM कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बच्चा ये अब ये जो वेलोसिटी है ना, ये सारी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, सारी की सारी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मिरर रेस्ट पे है तो क्या मैं बोल सकता हूं VM इज इक्वल टू 0? चलो VM के बदले 0 रखो, सो 0 इज इक्वल टू, ये 2 भी यहां पे आ जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? VO प्लस VI। VI को यहां ले आओ, सो VO इज इक्वल टू माइनस VI।
तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, बट कब? जब मिरर रेस्ट पे होगा तब। आप क्या करेंगे, कौन सी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ये या ये? दो फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है एक फॉर्मूला याद रखो। 100% वैलिड, ऑल टाइम वैलिड, ये कंडीशनली वैलिड। सो इसको याद रखने से अच्छा है इसको याद रखो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब चलो यहां पे क्वेश्चन दे रखा है, एक प्लेन मिरर है जिसकी वेलोसिटी हमको दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड और ये ऑब्जेक्ट है जो कि 1 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ चल रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी। ओके, सो हमको क्या बोला हुआ है, इमेज की वेलोसिटी ढूंढनी है। बेटा ये वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर। तो हमने अभी एक फॉर्मूला देखी थी, Vm इज इक्वल टू vo प्लस vi बाय 2। परपेंडिकुलर के केस में, कौन से केस में, परपेंडिकुलर के केस में, हमेशा नहीं। इसकी वेलोसिटी कितनी दी है 2, बट डायरेक्शन ये है, सो हम ले लेंगे -2। हम हमेशा इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेके चलेंगे। इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है 1 प्लस इमेज की वेलोसिटी हमको चाहिए 2। इसको यहां ले आओ, -4 इज इक्वल टू 1 प्लस vi। सो vi कितना हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड। सो इट इज ऑब्वियस, माइनस क्यों आया, बिकॉज इमेज जो है वो इस तरफ जाने वाली है। समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये मिरर इस तरफ चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एंड ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरफ चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। बताइए इमेज की स्पीड क्या होगी और डायरेक्शन कौन सी होगी। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है और होमवर्क में करना है। क्लियर? ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है, जो भी इसका आंसर आवे। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वन, 2, 3, 4, 5। चलिए सर ये फर्स्ट वाले को समझा दो ना। बच्चा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल में अगर वेलोसिटी दिखावे तो, मतलब ये हमारा मिरर है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसकी वेलोसिटी हम बोल देते हैं VO पैरेलल। अब अच्छा एक लॉजिक लगाओ, पहली बात तो जितना दूर ये होगा उतना ही दूर ये भी होगा। अगर इमेज ऊपर जा रही है, सॉरी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, सो इट इज ऑब्वियस कि इमेज भी ऊपर जाएगी। भैया प्लेन मिरर में है, आप अगर कभी स्टूल पे चढ़ो कभी नीचे बैठो, सो जितने स्पीड के साथ आप बैठते हो उतने ही स्पीड के साथ आपकी इमेज ही बैठती है। क्या ऐसा होता है कि इमेज आपको पीछे पीछे फॉलो करती है, बाद में आती है पहले जाती है? नहीं ना। सो हम क्या बोलेंगे इस केस में, VO इज इक्वल टू VI। और ये चीज हमेशा वैलिड होगी, हमेशा, चाहे नीचे आवे चाहे ऊपर जावे। अब अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, सो हम क्या करेंगे, यहां माइनस लगाएंगे, इमेज भी नीचे आएगी, यहां भी माइनस लगाएंगे, अगेन माइनस माइनस प्लस। सो चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए चाहे ऑब्जेक्ट नीचे आए, ये चीज हमेशा देखने को मिलेगी। अब इस पे यार क्या क्वेश्चन बनेगा, सिंपल है। अगर मिरर है, ऑब्जेक्ट जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो इमेज भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जाएगा। क्वेश्चन तब बनेगा जब दोनों एक साथ आ जाए। फटाफट इसको लिखो, हम एक क्वेश्चन करते हैं। हरी अब सपोज करो कि हमको क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, ये मिरर, इसकी स्पीड फिलहाल 0 है, ये ऑब्जेक्ट है। अब बच्चा ये ना ही परपेंडिकुलर जा रहा है ना ही पैरेलल जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में कहीं पे जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और कहा जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल है 37 डिग्री। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल।
इसका यहां कंपोनेंट क्या हो जाएगा 3 cos 37 और यहां एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा v यानी कि 3 sin 37। बोलो सही है बच्चा। आप लोगों ने कई बार ये ट्रायंगल देखा होगा कि अगर ये 37 बनता है तो सामने वाला 3, नीचे 4 और ये 5 देखा है। ये और एक ये 53 याद रख लो। 37 और 53 के सामने वाला 4 बेस 3 और यहाँ पे हाइपोटेनस हमेशा 5। ये दो एंगल याद रखो, कई बार आपको एग्जाम में दो एंगल आएंगे। सो यहां से cos 37 क्या बन जाएगा 4/5 और sin 37 क्या बन जाएगा 3/5। यहां पे रख लो। सो 3 इंटू 4/5 ये कितना हो गया 12/5। पॉइंट में अगर निकाले सो ये हो जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। बोलो सही है। इसकी बात करें सो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू साइन 3/5 ये हो गया 9/5 ये हो गया 1.8 मीटर पर सेकेंड। सो बच्चा लोग अब इसी चीज को क्या हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक मिरर है, एक वेलोसिटी परपेंडिकुलर कितनी 2.4, एक वेलोसिटी पैरेलल 1.8। सो इमेज जो है वो इस तरफ और इस तरफ चलेगा। यस और नो। ये वाली वैल्यू हमको ढूंढनी है लेकिन ये वैल्यू मुझे पता है 1.8 ही होने वाली, बिकॉज पैरेलल में इमेज और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रहती है। अब परपेंडिकुलर में आप ढूंढ लो Vm इज इक्वल टू VO परपेंडिकुलर प्लस VI परपेंडिकुलर अपॉन 2। Vm कितना देकर रखा है सो ये भी 0 हो जाएगा। सो VO इज इक्वल टू माइनस VI या VI इज इक्वल टू माइनस VO बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट कितने हैं 2.4 सो माइनस 2.4 की स्पीड से ये आगे आ रहा है। अब ये क्या हो गया बच्चा लोग माइनस 2.4 आई कैप एंड ये हो गया प्लस 1.8 जे कैप। तो इसका रिजल्टेंट ढूंढ लो। रिजल्टेंट ऑफ V परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस V पैरेलल का स्क्वायर। बोलो सही है। यस और नो। परपेंडिकुलर कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर। बताओ कितना आएगा 24 576 होता है ना। 5.76 प्लस 18 का स्क्वायर बताओ 3.24 दोनों को ऐड करो भाई 24 का कंफर्म करना 576 ही होता है ना। ओके दोनों का एडिशन करो 5.76 प्लस 3.24 कितना होगा 00900। क्या आंसर आएगा 30 आंसर आ जाएगा 30 आएगा ना बच्चा। हाँ हाँ 9.00 बरोबर है 0.3 ठीक है ओके डन 3। सो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकंड। समझ आया बच्चा। कुछ नहीं करना है हमेशा उसको हमको पैरेलल और परपेंडिकुलर लेके चलना है। ठीक है चलो फटाफट नोट डाउन करो अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा बच्चा लोग सपोज करो कि अब मिरर भी चल रहा है। मिरर इस तरफ चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ऑब्जेक्ट यहां कहीं चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया है हमको 60 डिग्री। क्या आप कर पाएंगे। अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइंड सो इसके दो कंपोनेंट करो। इधर क्या हो जाएगा 5 cos 60 क्या होता है √3/2 और इधर हो जाएगा 5 sin 60 हाँ सॉरी cos 60 1/2 और 5 sin 60 यानी 5 इंटू √3/2। सो अब ये चीज हम इस तरीके से ले लेंगे। ये 1 मीटर पर सेकेंड यहाँ की स्पीड 5/2 और यहाँ की स्पीड 5 √3/2। सो बच्चा लोग इसकी जो पैरेलल स्पीड है वो तो आई थिंक वही की वही, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
5√3/2। इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? परपेंडिकुलर वेलोसिटी पे, इस तरफ। सो ये वेलोसिटी कितनी होगी? सो फॉर्मूला हमारे पास है Vm इज इक्वल टू VO प्लस VI/2। Vm प्लस 1, VO प्लस 5/2 प्लस VI/2। बच्चा VI आई थिंक नेगेटिव आना चाहिए, देखते हैं। चलिए ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 और 5/2 को इधर ले आओ, माइनस 5/2 इज इक्वल टू VI। एलसीएम लो, 2 2 जा 4, 4 माइनस 5 माइनस 1/2 VI। तो हमने तो वही देखा था कि माइनस में आनी चाहिए। क्लियर? अब क्या करना है? इसकी नेट स्पीड ढूंढ लो। ये कितना आ गया? क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं? माइनस आई कैप। चलो माइनस आगे लगाओ बाहर लगाओ, एक ही बात है। और ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5√3/2 जे कैप। रिजल्टेंट ढूंढना आता है ना? ढूंढो रिजल्टेंट। v इज इक्वल टू रूट ऑफ v परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस v पैरेलल का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितनी आ गई? -1/2, -1/2 का स्क्वायर प्लस पैरेलल कितना है? 5√3/2 का स्क्वायर। 1/4 प्लस 25 3 जा 75/4। बोलो सही है? 5√3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √3 का 3, 25 3 जा 75। ये क्या हो जाएगा? 76/4। 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, 76 का स्क्वायर रूट कितना? 8.71 डिवाइड बाय 2, 4.35 मीटर पर सेकेंड। सो ये आ गई स्पीड ऑफ इमेज 4.35 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सो कुछ नहीं करना है, आपको हमेशा स्पीड को पैरेलल और परपेंडिकुलर में डिवाइड करना है। जो फॉर्मूला है परपेंडिकुलर की उसको लगाना है, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट ढूंढ लेंगे, खत्म कहानी। अब अच्छा लोग फटाफट इसको नोट डाउन करो। एक आखिरी क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा मैं आपको। चलिए हो गया? फोटो भेजूंगा। चलिए ओके, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। अब बच्चा ये जो मिरर है ना, मिरर को भी पता नहीं क्या सूझा, तो मिरर भी इस तरीके से चलने लगा 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 50 डिग्री। ऑब्जेक्ट भी चल रहा है इधर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एंगल बना रहा है ये 37 डिग्री। हमको बोला है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। यह आपको क्वेश्चन में करना है, होमवर्क में करना है, सॉरी। ठीक है बच्चा लोग, सो आज का लेक्चर यहीं पे हम रखते हैं समाप्त। आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट की कहानी यहीं पे पूरी होती है। थैंक यू।